वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की इस बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लास में स्वागत है आपका। हम लेके आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का वो सिलेबस जो चेंज हो चुका है। आप सब जानते हैं कि इस बार सिलेबस चेंज है 10th क्लास का, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कैरी ऑन किया जाएगा। और हम वही लेके आए हैं आपके लिए नए जोश के साथ, नए तरीकों के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ, और जो भी नवाचार आप चाहते थे कि हम आपके साथ शुरू करें वो बिल्कुल नए जोश के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अब चूंकि एक बहुत बड़ी पेंडेमिक से हम धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले काफी टाइम से आप अच्छे से स्टडी के संपर्क में नहीं हो, तो अब आपको दुगने जोश के साथ लग जाना है। क्योंकि अगर आपने 9th क्लास इस पेंडेमिक की वजह से स्किप की है तो इसका मतलब ये है कि आपका बेस थोड़ा सा कमजोर हो गया है। और ऊपर से दिक्कत क्या कि सिलेबस चेंज हो गया है, यानी कि आपको बिल्कुल ही नए चीज को पढ़ना पड़ेगा और नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो दुगनी जोश के साथ लग जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी क्लास, आपके जो एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स, वो कैंसिल ही किए जाएं, है ना। हर बार तो ऐसा नहीं होगा। अब वैक्सीनेशन होने लग गए हैं, वैक्सीन आ गई है, दवाइयां आ गई है, तो ऑब्वियसली अगले साल जरूरी नहीं है कि हम पिछले साल की तरह ही परेशान होंगे और ये सब होगा। तो हम शुरू करते हैं इस एनसीईआरटी क्लासेस की, एसएसटी की क्लास। एसएसटी की क्लास जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम परिचय कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो हमारा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एनसीईआरटी का, और बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। हर चीज को एलॉबरेट करके बिल्कुल आपके लिए विस्तार से बताया गया है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम्स में, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उनको इंग्लिश टू इंग्लिश, वर्ड टू वर्ड उनके साथ कनेक्ट किया जाए तो वो उतने उससे जुड़ नहीं पाते। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ कनेक्ट होंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चों को समझ में जल्दी आएगा, और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंग्लिश भी आपका एक एसेंशियल सब्जेक्ट है। आपको आज के वर्ल्ड में अगर आप रह रहे हो तो जरूरी है आपकी भाषाओं का ज्ञान जो है बहुत विस्तार से हो। तो दोनों चीजें हम एक साथ कवर करते चलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेन मुद्दे की बात, जो कि हमारा है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। आपके जो एनसीईआरटी का, एसएसटी का सिलेबस है उसमें 4 बुक्स कंटिन्यू होंगी। ऑब्वियसली आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स 4 हैं, क्योंकि पिछली जो बुक थी उसमें 4 पोर्शंस थे, जिसमें हिस्ट्री, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद में ज्योग्राफी, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स। तो इसमें बस फर्क यही है कि उन चारों को अलग अलग बुक्स में बांट दिया गया है, ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ठीक है, तो जिसमें पहली बुक जो हिस्ट्री से रिलेट करती है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अब ये पीछे 2, इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 9th क्लास से शुरू किया जाएगा। यानी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका बेस 9th क्लास में बन रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बार 10th में हो तो 9th क्लास से आप पिछली बार आए हो तो आपने यही बुक पढ़ी है ना, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट, ये आप पढ़ के आए हो, तो आपका बेस तो वैसे थोड़ा बहुत क्लियर है। नहीं है तो हम यहां करेंगे। ठीक है, तो इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड इज द फर्स्ट बुक विच रिलेट्स टू हिस्ट्री, इतिहास से रिलेट करती है, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं। फ्रांस की क्रांति है, जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, और इस तरह की ऐसी वैश्विक घटनाएं हैं जो आपको पूरे विश्व के इतिहास से शानदार तरीके से जोड़ेगी। वी आर गोइंग टू रीड यूनिफिकेशंस बोथ जर्मनी एंड इटली एंड द रेवोल्यूशन ऑफ French Revolution, which is quite a known event of the history. ठीक है ना, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अब ये जो पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म आया, इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा। आप सबको पता है कि 1947 से पहले भारत जो है गुलाम था, तो उसने किस तरह इस राष्ट्रवाद की लहर को अपनाया और उसको अपने स्वतंत्रता संग्राम में बदल दिया। यानी अगर हमें सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सोचिए ये चैप्टर्स पढ़ने में, इनकी इवेंट्स को, इनकी घटनाओं को जानने में, समझने में कितना मजा आएगा।
तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज के टाइम में आप देखते हो, आप अपने घर में बैठे एक मोबाइल के एक क्लिक से हम जहां भी हैं वहां से आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, पूरे विश्व की जानकारी ले सकते हो। तो इस तरह से इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे ये हुआ कि पूरा विश्व जो है एक गांव में तब्दील हो गया, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई एक दूसरे के टच में है। इसकी शुरुआत कहां से हुई ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है औद्योगिकीकरण का युग, यानी कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण जो है वो पिछले साल भी 10th में एक अच्छा चैप्टर था और इस बार भी इसको शामिल किया गया है, क्योंकि एक बहुत ही शानदार घटना है। किस तरह से इंसान जो आदिम था, जो पत्थरों लकड़ियों इन सब से काम में लेता था, उससे वो किस तरह मशीनों के युग में आया, क्या क्या आविष्कार हुए शानदार, वो सब इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये देखो, ये जो आधुनिक दुनिया है ना, ये शब्दों पे टिकी हुई है, ये प्रिंट कल्चर पे टिकी हुई है। किस तरह से आप भी जानते हैं कि टीवी, वीडियो, ये सब सेल्यूलर फोन, ये सब तो बहुत बाद में आए। इससे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई प्रिंटिंग से, ठीक है ना। तो ये प्रिंटिंग का इन सब चीजों पर क्या असर पड़ा और किस तरह से आधुनिक दुनिया में तब्दील हुए, ये आपका फिफ्थ चैप्टर होगा। अगला सेक्शन है इस सिलेबस में बच्चों, वो है पॉलिटी का, जिसको राजनीति भी कहते हैं या फिर आप सिविक्स या नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। उसमें यूनिट्स में आपके चैप्टर दिए हुए हैं। यूनिट्स में देने का मतलब ये है कि कुछ चैप्टर हैं जिनके एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर हैं, तो उनको यूनिट्स में दिया हुआ है। तो इसमें टोटल 4 यूनिट हैं और हर यूनिट में 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अगेन ये फिर से उसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट 9th में कैरी ऑन किया जा चुका है। इसकी फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, सत्ता की साझेदारी या जिसको पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से सारी केस स्टडीज के साथ श्रीलंका की और इस तरह की केस स्टडीज के साथ आपको समझाया जाएगा। फिर है सेकंड संघवाद या फेडरलिज्म। जब सत्ता की साझेदारी होती है तो अलग अलग तरह से राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो निकल के आती है, तो उसमें संघात्मकता होती है, एकात्मकता होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, संघवाद वाले में आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड यूनिट है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। विविधता, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से सरकारें चलाई जा रही है, लेकिन है वहां लोकतंत्र ही। तो वो विविधता कैसे आती है, ये इस चैप्टर में है। सेकंड इसका जो 4th चैप्टर है सेकंड यूनिट का, वो है धर्म, जाति धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इनसे रिलेटेड सारी चीजें, चाहे समस्याएं हो या फिर इनसे रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, इनकी परिभाषाएं, वो इस चैप्टर में आती हैं। थर्ड यूनिट जो है वो थोड़ा वृहद रूप ले लेता है, थोड़ा एक्सटेंड कर लेता है अपने आप को, जिसमें पहला चैप्टर है जो कि 5th चैप्टर है, वो है जन संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल, बोलीविया जैसे कंट्रीज का एग्जाम्पल देके केस स्टडीज के साथ बताया गया है कि जन संघर्ष क्या होता है, मतलब जनता अपने अधिकारों के लिए राजनीति में किस तरह से संघर्ष कर सकती है। छठा चैप्टर है राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनती है, क्या जरूरत होती है उनकी, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या अच्छाइयां होती है, क्या बुराइयां होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर कितनी तरह की राजनीतिक संस्थाएं बन सकती हैं, वो सब इस चैप्टर में आता है। फिर है 4th यूनिट जिसका पहला चैप्टर यानी चैप्टर 7 है, वो है लोकतंत्र के परिणाम। अब हमने लोकतंत्र के बारे में इतना पढ़ा, तो अब उसके आउटकम्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे सामने लोकतंत्र ने कुछ अच्छी चीजें रखी, कुछ बुरी भी, कुछ नकारात्मक चीजें भी आई, तो वो सब चीजें इसमें शामिल है। और 8th चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र जो है वो वैसे ही शासन का बेस्ट जो है सिस्टम बन गया है, किसी भी गवर्नमेंट का बेस्ट सिस्टम है, तो लेकिन उसके आगे भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का जो वर्णन है वो इस चैप्टर में किया गया है। तो ये 4 यूनिट और हर यूनिट में 2 चैप्टर यानी टोटल 8 चैप्टर आपके सिविक्स के सेक्शन में आते हैं। तो बच्चों आपके सिलेबस की जो 3rd बुक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसका नाम है समकालीन भारत या कंटेम्पररी इंडिया।
ये भी जो है वो सेकंड पार्ट है, कंटेम्प्ररी इंडिया जो आपकी 9th में बुक है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें टोटल 7 चैप्टर्स कंसिस्ट है। फर्स्ट है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। संसाधन क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट में क्या योगदान होता है, ये सब इस चैप्टर में है। सेकंड है वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो वन हमारे लिए आप सबको पता है बहुत जरूरी है और अकॉर्डिंगली वन्य जीव भी उतने ही जरूरी है, तो वो इस चैप्टर में है। थर्ड जो है वो है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, जो हम सबकी लाइफ का बेस है जल, उसके लिए जो भी चीजें हैं वो इस चैप्टर में बताई गई हैं। जल संसाधन में कि किस तरह से इसको यूज करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी सब चीजें, वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। उसके बाद है चौथा चैप्टर कृषि या एग्रीकल्चर। तो ये सारे चैप्टर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वो उन नॉर्मल चीजों से कनेक्ट करते हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, चाहे आरबीएससी का जो आपने पिछला सिलेबस पढ़ा हो या फिर एनसीईआरटी जो अब शुरू हो रहा है। मैं सिर्फ 10th की बात नहीं कर रही हूँ, हम शुरू से जो क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं ये सारे चैप्टर उनसे रिलेट करते हैं, तो आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगी ये बुक। पांचवा चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में पेट्रोलियम, कोल, ये सब, और मिनरल्स तो आप सब जानते ही हैं, लोहे से लेकर बाकी सब जो चाहे धात्विक खनिज हो, अधात्विक खनिज हो, उन सब के बारे में। फिर मिनरल्स में कि कहाँ पाए जाते हैं, ये सब चीजें इस चैप्टर में है। छठा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। कई बार हमें नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है कि हमें जो डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है उसको हम किस तरह से अपने काम की चीजें बनाते हैं, वो विनिर्माण कहलाता है, और उन चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सातवां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर का नाम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन चैप्टर बहुत इजी है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के बारे में बताया गया है कि आप किस तरह से एक दूसरी जगह पे खुद आ जा सकते हैं, या जो कुछ सामान इधर से उधर भेजना होता है वो कर सकते हैं, चाहे रोड हो, रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, या जो नए आए हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उन सब के बारे में, या टेलीकम्युनिकेशन जो भी है, कम्युनिकेशन का सेक्टर, वो भी इसमें कंसिस्ट किया गया है। तो ये है आपका जियोग्राफी का सिलेबस, जो कि कंटेम्प्ररी इंडिया या समकालीन भारत पार्ट 2 के नाम से आपके सिलेबस में शामिल है। अब देखते हैं आपके एसएसटी का जो चौथा सेगमेंट है, जो कि इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, उसमें क्या है, उस बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल 5 चैप्टर है इस बुक में। पहला है विकास या डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से किया जाता है, क्या डेवलपमेंट के सेक्टर्स होते हैं, वो सब इस चैप्टर में बताए गए हैं। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, या फिर जिनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स कहते हैं, वो इन सेक्टर्स की जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, किस तरह से हमने मनी को काम में लेना शुरू किया, मनी एंड क्रेडिट में, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है, बैंक के अलावा भी किस तरह से क्रेडिबिलिटीज डेवलप की जाती है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, और इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को ऐड किया गया है। पांचवा चैप्टर जो है वो है उपभोक्ता अधिकार या कंज्यूमर राइट्स, जो कि पिछले साल आरबीएससी में भी एक शानदार टॉपिक के रूप में आपके इकोनॉमिक्स में शामिल था, और इस साल भी एनसीईआरटी में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस साल एसएसटी में। तो अब बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सभी आपको तैयार हो जाना है और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करनी है, ताकि अब जब एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है, जो कि शायद शब्दों के माध्यम से आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको उन ट्रिक्स के साथ और उन केस स्टडीज के साथ इसको इतना इजी बना देंगे और इतने शानदार तरीके से समझा देंगे कि आपके लिए ये सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, और आपके मार्क्स गेन करने में आपकी मदद करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए सारे वीडियोस के साथ, देखते रहिए इन वीडियोस को, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।